आपका सीबीएसई टर्म 2 का 14 को आने वाला है एंड यू ऑल आर बीइंग वेरी पजल्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर सोशल साइंस, जहाँ 4 सब्जेक्ट्स में जो चैप्टर्स है वो भी लेंदी है और हमारे पास टाइम कम है, कैसे इन्हें रिव्यू करना है, किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है और बहुत स्पेसिफिक कंटेंट को हमें पहले ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है और एग्जाम में मार्क्स बहुत ज़्यादा स्कोर करने हैं। जैसा कि आप लोगों ने हर्षल सर के वीडियोस देखे होंगे मैथ्स के, जिसमें से 70 to 80% पेपर सेम सर की वीडियोस के ऊपर ही आया है। सो इट विल बी अ ग्रेट न्यूज फॉर यू ऑल दैट इन साइंस ऑल्सो कि 60 to 70% जो पेपर है वो हमारे सर के वीडियो साइंस फैकल्टीज के वीडियोस पे ही आया है। नाउ ऑन सोशल साइंस वी आर गोइंग थ्रू ज्योग्राफी टुडे, ओके, starting from the geography part where the first chapter mineral and energy resources is only covering the map section। सिर्फ और सिर्फ मैप आएगा इसमें। जो मैप है वो एनसीईआरटी पेज नंबर 61 पे आपको दिया हुआ है, जिसमें आपके टॉपिक्स होंगे जो आपको लोकेट करने होंगे। मैप के टॉपिक्स हम वापस डिस्कस करेंगे एक साथ। नाउ चैप्टर 2 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अगेन मैं कह सकती हूँ कि शायद टर्म 2 के सिलेबस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बहुत ही लेंथी चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया के बाद। ज्योग्राफी का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज टॉपिक जो लेंथी है उसमें से हमें क्या फोकस करना है। सो यू नीड टू फोकस द कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के थ्रू इस पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आप डिफाइन और द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल और देन दीज क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर ऑफ 2 marks 3 marks। Then connection between agriculture and industry, what is the link between agriculture and industry, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते ही है। So you need to understand what is the connection between agriculture and industry। थर्ड आता है प्रॉब्लम फेस बाय कॉटन जूट शुगरकेन इंडस्ट्री। अगर हमने इंडस्ट्री तो सेटअप कर दिया बट किस तरह की प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रीज ने फेस आउट करी, कॉटन जूट शुगरकेन इंडस्ट्रीज ने किस किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करी वो हमारे पास आएगा। देन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री कितना मैटर करती है, इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, जो आपकी मेन इंडस्ट्रीज है वो इस जगह पे ही क्यों है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मेजरली ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है, जैसे जूट इंडस्ट्री नियर बाय द रिवर ही क्यों है, क्या एक रीजन है। आयरन एंड कोल इंडस्ट्री आपके छत्तीसगढ़ वाले एरिया बेल्ट में ही क्यों लगाई हुई है। कॉटन इंडस्ट्री आपके अहमदाबाद और इस एरिया में ही क्यों है। सो दीज reasons you need to define what are the reasons, and as you all know there is a limitation of words also in the question, so you need to only write the specific terms and the points of the answers। Now industrial pollution and environmental degradation बहुत ही स्मॉल टॉपिक है इस चैप्टर का जो एकदम लास्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह से इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन हमें कम करना चाहिए और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी हम किस तरह से ले रहे हैं, ये इसके ऊपर भी क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं। अभी तक की जो सीबीएसई के पेपर्स हैं उन सब में सिर्फ इन टॉपिक्स पे मेजरली क्वेश्चंस पूछा गया है। एंड एज यू ऑल नो अभी तक के जो हम ये टॉपिक्स ले रहे हैं ये मेजर टॉपिक्स हैं जिसपे क्वेश्चंस आ ही सकता है या इसकी सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आएगा। सो यू नीड टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स ओनली इन द चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। देन इसमें जो मैप है वो पेज नंबर 69, 72 और 77 वेरी इंपॉर्टेंट है जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो प्लीज लुक इन द एनसीईआरटी बुक। आप एनसीईआरटी बुक को पूरा गो थ्रू तो नहीं कर सकते, बट फॉर द मैप्स you need to focus on the NCERT books very clearly। Okay students, so our next chapter is, now students we are looking towards the questions which can come on nationalism in India। The first part, which is the First World War and its impact, what type of questions can be asked? The first question can be asked in many different languages on the pattern। Explain any 3 facts about the new economic situation created in India
इंडिया बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, मैंने 3 फैक्ट्स ही लिया है बट पॉइंट्स ज़्यादा लिए हैं ताकि आप इसको और ज़्यादा बड़ा करके लिख सकें। ये की टर्म्स है जिसे आप अपनी लैंग्वेज में और ज़्यादा लिखेंगे, मतलब ये पॉइंट्स तो आने ही चाहिए, इसको हम और ज़्यादा लॉन्ग कर देंगे, स्ट्रेच करके लिखेंगे। Now the 3 facts about the new economic situation created in India were: factory Manchester imports declined as the other countries, the Britain was already engaged in the war. The Manchester imports were declining and it was a big problem for our industries. Then new factories were set up to meet the war needs. वॉर नीड्स के अकॉर्डिंग हमारी फैक्ट्रीज सेटअप की जा रही थी और वर्कर्स को बहुत ज़्यादा वर्क करने को बोला जा रहा था। द वर्किंग आवर्स वर इंक्रीज, फोर्स रिक्रूटमेंट वाज आल्सो देयर। देन कॉटन प्रोडक्शन टोटली कोलैप्स्ड। जो कॉटन प्रोडक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा गंदे वे में आप कह सकते हैं बहुत ही जल्दी से कोलैप्स हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। Now 1989 into 1920 crops were also failed, जिसने हमें एक acute shortage का problem दे दिया था। Then huge increase in defense expenditure, डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ता ही जा रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया इंक्लूडेड नहीं था बट हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट वे में इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, इकोनॉमिक वे में भी और पॉलिटिकल वे में भी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने हमारी इंडिया के टैक्सेस बढ़ा दिए थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से हमारे टैक्सेस जो हमारी इकोनॉमी को देख रहे थे वो सफर कर रहे थे। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन यू फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, किस किस तरह के इम्पैक्ट आ सकते हैं। तो देखो बच्चों, हमें ये की टर्म्स तो याद रखनी है, जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या क्या पॉइंट्स मुझे लिखने हैं और फिर इनको आप अपनी लैंग्वेज में ज्यादा बड़ा करके लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मार्क्स एंड द क्वेश्चन। अगर 40 मार्क्स में दिया हो 40 वर्ड्स में लिखना है, 50 वर्ड्स में लिखना है, वो आप देख सकते हो। Then second question, what was Rowlatt Act, why it was imposed, or what was the need, why people imposed the Rowlatt Act? ये क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, मेजरली 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाएगा। सबसे मेन क्या था Rowlatt Act? Gave government powers to suppress political activities. Political activities को सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा पावर आ गई थी। क्या थी वो पावर? अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। जो डिटेंशन था, अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। द सेकेंड वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके आंसर में होना ही चाहिए। ये टर्म्स, द की टर्म्स, अलाउ डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। इससे हमारी कंट्री में एक इम्पैक्ट आ गया था, हमारे कई सारे नेशनलिस्ट जो थे वो ये प्रिजन में जा चुके थे, जिसकी वजह से गांधी जी को सोचना पड़ा था कि अब तो हमें सत्याग्रह को एक बहुत बड़े लेवल पे लॉन्च करना पड़ेगा और उसकी बहुत ज्यादा नीड है। सो रॉलेट एक्ट वाज द कॉज, जिसके बाद ही जलियांवाला बाग हुआ। रॉलेट एक्ट ने ही वो पावर दी थी जिसके थ्रू जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। तो इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर आएगा तो वो जलियांवाला बाग पे भी आ सकता है। वेट, देन हम बात करते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट को देख के मेन क्वेश्चन जो बनता है वो आता है गांधी जी वाला। जब गांधी जी 1915 में इंडिया आए और इंडिया आते ही उन्होंने जो सिचुएशन देखी उनके दिमाग में, जब वो स्टार्ट करा उन्होंने इंडिया को देखना, तो उन्होंने सोचा कि हम सबसे पहले सत्याग्रह को लॉन्च करते हैं। सत्याग्रह को लॉन्च करने की बहुत ज्यादा नीड है और गांधी जी का जो आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि अगर हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो इनजस्टिस के अगेंस्ट है तो उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, हमें हमारी डिमांड्स इनजस्टिस वाली नॉन वायलेंस के थ्रू ही पूरी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट? Explain it. This question can be asked again in 3 marks and 5 marks. 6 अप्रैल 1919 नेशनल ह्यूमिलेशन डे डिक्लेयर करा गया था। इस टाइम तक लोगों को समझ में आ रहा था कि हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, अब हम इसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और अब हम बायकॉट करेंगे और हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करेंगे यूज करना। ना हड़ताल एंड रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड
टीचर्स, जो लॉयर्स थे, इन्होंने जो बायकॉट कर दिए थे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड कोर्ट्स। देन वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। मूवमेंट वाज नॉन वायलेंट बट इफेक्टिव। अगर हम बात करें तो सत्याग्रह का जो आइडिया था वो अलग जगह बहुत अलग तरीके से फैला। हम अगेन आगे वापस से उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे कि सिटीज में, टाउन्स में किस तरह से कंट्री साइड में ये आइडिया गया और गांधी जी के इस आइडिया को हमने लोगों तक किस तरह से देखा, कौन सी मूवमेंट्स हुई। सो these are the questions on your first part. Now we are coming towards the next part. Okay students, now we are coming towards the next, that रॉलेट जो एक्ट था उसमें जो पावर्स दी उसकी वजह से हमारे पास कौन सा इंसिडेंट अकर हुआ। Describe the incident of Jallianwala Bagh massacre or why this incident took place, what was this incident, define Jallianwala Bagh massacre। ये सब घुमा फिरा के पूछने वाले क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग मैसेकर में हुआ क्या था। तो रॉलेट एक्ट से जो पावर्स मिली थी उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ। और ये सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि ये हुआ कब था, 13 अप्रैल 1919 को, जो आपको याद रखना है। अच्छा, ये जो ऑर्डर था, ये मैसेकर हुआ था, उसकी वजह कौन था? ये ऑर्डर मिला था जनरल डायर से। जनरल रेगनल डायर ने एक ऑर्डर दिया था उनके ब्रिटिश ट्रूप्स को कि अनआर्म्ड इंडियंस जो कि इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में एक मीटिंग के लिए, उनके ऊपर फायर करने का, जिसमें बहुत सारे मासूम बच्चे, वुमेन्स एंड मैन्स मर गए थे। इवन वो इंसिडेंट इस तरह से हुआ कि उससे लोगों के इमोशंस जुड़ गए और ब्रिटिशर्स के प्रति जो नफरत थी वो स्टार्ट हो गई। वी कैन से कि दिस वाज द इंसिडेंट वेयर वी जस्ट टर्न एंड सॉ द ब्रिटिशर्स रियल फेस, जहां जनरल डायर ने रॉलेट एक्ट का बिल्कुल गलत यूज किया था और उस एक्ट के थ्रू जलियांवाला बाग को पैक करके जो हमारे अनआर्म्ड इंडियंस थे उनके ऊपर शूटिंग करवाई थी। ये इसमें 100 ऑफ पीपल्स जो मरे, जिनका कह सकते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए शहीद हो गए इंडिया के लिए, उन्हें हमारी तरफ से बहुत सारी सांत्वना मिल गई थी और पूरी कंट्री में ब्रिटिशर्स के लिए एक नफरत पैदा हो गई थी। इसके बाद हमारे पास आएगा NCM। अलग तरीके से नई जगह बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी कि कैसे लोग स्वराज को आगे बढ़ाएं। Now the next, why did Mahatma Gandhi decided to withdraw the NCM in February 1922? सत्याग्रह भी हो गया है, हम आते हैं NCM में। आइडिया ऑफ सत्याग्रह में हमारे खिलाफत इशू आ गए, जहां हमने गांधी जी ने हमें बताया कि जो खिलाफत इशू है उसको स्वराज के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो ये मास ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं हम, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च कर दिया गया, इस टाइम लोगों ने स्वराज को अपने अपने तरीके से ओन अंडरस्टैंडिंग वे में लिया और अलग पार्ट्स में हमारे पूरे इंडिया में अलग तरीके के इंसिडेंट हुए। उन इंसिडेंट्स को गौर करते हुए सबसे मेन इंसिडेंट जो हुआ वो था चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 में। 1920 में NCM लॉन्च हुई थी और 1922 में ही NCM को बंद करना पड़ा, क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट वाज द मेन इंसिडेंट जिसकी वजह से NCM को बंद किया गया। Where the people clashed with the police, setting police station on fire। और ये वो रीजन था जहाँ गांधी जी को लगा कि हम तो नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं और यहाँ वायलेंस ही होता जा रहा है, मतलब कि लोग अभी तैयार नहीं है एक मास मूवमेंट के लिए और हमें इसे रोकना होगा। सेकेंड पॉइंट, पीपल आर नॉट रेडी फॉर द मास स्ट्रगल एज आई से। देन मूवमेंट स्लोड डाउन इन सिटीज। सिटीज के अंदर मूवमेंट स्लो हो गया था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जो हमने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया है, जो हमें सस्ते में मिल रहे थे, बट हमारे खादी को जो हम अडॉप्ट कर रहे थे दैट्स कॉस्ट वेरी हाई। तो इकोनॉमिक वे में खादी हमारे लिए एक्सपेंसिव था और जो अदर प्रोडक्ट्स थे वो इजी थे, तो जो हमने बायकॉट किया था उसके भी हमें इफेक्ट्स देखने को मिल रहे थे। नाउ बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन कॉज्ड आल्सो अ प्रॉब्लम। देन अलूरी सीताराम राजू, जिन्होंने अपने आप को बहुत सारी पावर्स दे दी थी और गांधी जी के जो वर्ड्स थे उनको इंटरप्रेट करके कुछ अलग तरीके से बताया गया था। ये इंसिडेंट भी अगेन वायलेंट हो गया था। देन गुरिल्ला वॉरफेयर एंड अवध पीजेंट्स, ये सारे वो इंसिडेंट्स हैं जिसकी वजह से गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकना पड़ा।
और ये यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कंट्री है वो अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मूवमेंट ऑफ CDM. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन